अभिमन्यु ने अपनी कोल्ड आंखों से मोहिनी को देखा और आगे बोला, एंड वन मोर थिंग्स मिस वर्मा, मुझे तुम्हारे इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे कोलकाता में कोई जमीन चाहिए तो मैं इतना कैपेबल हूँ कि आसानी से जमीन को हासिल कर लूँ। इसके लिए मुझे किसी भी दूसरे इंसान के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि तुम इतना तो मुझे अब तक में समझ गई होगी कि मैं कौन हूँ और मेरी पावर क्या है। यह कहते हुए अभिमन्यु के चेहरे में घमंड साफ झलक रहा था। मोहिनी ने अपने होंठ काटे और पूछा, मिस्टर रायजादा क्यों? मोहिनी अभी भी बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि वह थोड़ी और कोशिश करेगी तो अभिमन्यु जरूर मान जाएगा। अभिमन्यु मोहिनी को गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के लुक के साथ देखा और फिर धीरे से अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। पर जब वह उसके पास से गुजरा तो अपनी धीमी मगर बेहद कोल्ड आवाज में मोहिनी से बोला, मिस वर्मा, ये बहुत सुविधाजनक है कि तुम अभी अस्पताल में ही है। तुमको वाकई अपने दिमाग की चेकअप करवाने की जरूरत है। मोहिनी का चेहरा, जो इतनी नाजुक तरीके से बना हुआ था, तुरंत काला पड़ गया। मोहिनी कोई बेवकूफ नहीं थी। असल में वह एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह तुरंत समझ गई कि अभिमन्यु क्या कहना चाह रहा था। अभिमन्यु साफ साफ कह रहा था कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। कोई भी लड़की उस आदमी से अपमानित होना बर्दाश्त नहीं कर सकती जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करती हो। मोहिनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु पहले ही अपने तेज कदम भरते हुए उसके पास से निकल गया था। अभिमन्यु के असिस्टेंट समर थोड़ी देर मोहिनी की तरफ देखता है, फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मोहिनी को एक सलाह दी। मिस मोहिनी, हमारे बॉस मिस्टर रायजादा जिस इंसान के साथ बात करने में इंटरेस्टेड ना हो तो फिर वह उनसे बात नहीं करते हैं, और जिन इंसान से कोई संबंध नहीं रखना चाहते उनके लिए वह हमेशा ही बहुत कठोर रहे हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान कितने अमीर हो या फिर कितनी ही सुंदर लड़की क्यों ना हो। अगर वह इंसान अभिमन्यु रायजादा को पसंद नहीं है तो वह उनके साथ बेहद निर्दयता के साथ पेश आते हैं। मुझे लगता है कि वह पहले से ही आपके साथ काफी नरमी से पेश आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक चेतावनी जैसा होना चाहिए। आप अपने आप को अभी संभाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। असिस्टेंट समर को लगा कि उसने सब कुछ मोहिनी से बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, और फिर समर भी अभिमन्यु के पीछे चला गया। मोहिनी गुस्से और शर्म में डूब रही थी। उसने अपने दांत भींच लिए और तब तक वह अपने मुंह में अपने दांतों को धसाती रही जब तक कि उसे अपने मुंह में खून का स्वाद नहीं आ गया। खून निकलने के बाद भी उसे अपने मुंह से कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। उसका अमीर परिवार से होना, उसका सुंदर चेहरा, उसकी इंटेलिजेंस, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से फेल हो जाएगी। लेकिन आज उसका चेहरा उस आदमी द्वारा अपमान की जमीन पर रौंद दिया गया जिसे वह प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद मोहिनी अपनी कार में वापस आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मोहिनी ने अपने दांत भींचे और अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ और उस बच्चे को इन्वेस्टिगेट करो। मैं जानना चाहती हूँ कि वह आखिर था कौन, कहाँ से आया है, और वह अभिमन्यु को डैडी क्यों बोल रहा था। मुझे हर एक चीज की फुल डिटेल्स चाहिए, वह भी जल्द से जल्द। त्रिशा को लगा कि उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकल आएगा जब उसने अभिमन्यु को अभय के साथ देखा। त्रिशा ने जल्दी हॉस्पिटल के इमरजेंसी डोर का इस्तेमाल किया और वह विमेन्स टॉयलेट में आ गई। वह एक्सपोज्ड होने के बहुत करीब थी, लेकिन किसी तरह से उसने खुद को अभिमन्यु के सामने आने से बचा लिया और विमेन्स टॉयलेट में आ गई। त्रिशा को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभिमन्यु 5 साल पहले जितना डरावना था, अब वह उससे कहीं ज्यादा डरावना हो गया है। त्रिशा ने बेचैनी से अपना सिर खुजलाया। वह देखना चाहती थी कि अभिमन्यु चला गया है या नहीं, लेकिन उसे चिंता थी अगर वह गलती से बाहर गई तो अभिमन्यु उसे पकड़ सकता है। हालांकि उसे उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अभय अभी भी अभिमन्यु के साथ है। त्रिशा बाथरूम के अंदर इधर उधर घूम रही थी। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से उसे निकाल लिया। यह अभय का मैसेज था, माँ, अब आप वापस आ सकती हैं। आप जिनसे छुपने की कोशिश कर रही थी वह अब यहाँ से चले गए हैं। त्रिशा जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गई। जब वह वापस वार्ड में पहुंची तो उसने देखा कि अभय अपना सामान पैक कर रहा था। अभय ने त्रिशा के पूछने से पहले ही बता दिया, जब मैं मौज मस्ती करने के लिए यूं ही बाहर चला गया था तो मैं रास्ता भटक गया था और मैं खेलते खेलते उन अंकल से टकरा गया था, पर वह अंकल मेरे साथ बहुत अच्छे थे।
उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ वापस आने में मदद भी की। पर माँ, आप उनसे क्यों छुप रही थी? मैं चाहता था कि आप उन अंकल को आपके बेटे को यहाँ सुरक्षित पहुँचाने के लिए खुद से थैंक यू कहो। दरअसल मुझे अचानक कुछ काम आ गया। तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो? इसके आगे अब त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने इस नन्हे शैतान को क्या कहे। इसलिए त्रिशा ने जल्दी से विषय बदल दिया। अभय ने उत्तर दिया, डॉक्टर ने कहा है कि मैं घर वापस जा सकता हूँ। मुझे बस 2 दिन में फिर से जांच के लिए वापस आना है। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी देने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। अभय जानता था कि अभिमन्यु कितना होशियार है। अगर उसे किसी बात पर संदेह है तो वह निश्चित रूप से मरीजों को चेक करवाई। अगर वे और ज्यादा समय तक इस हॉस्पिटल में रुकते तो वह उन्हें ढूंढ लेगा। अभय को लगा कि अभिमन्यु से उनके मिलने में बस कुछ ही समय बाकी था, लेकिन उसकी माँ अभी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। अभय ने त्रिशा को खुद को तैयार करने के लिए कुछ और दिन देने का फैसला किया। त्रिशा को डर था कि अभिमन्यु फिर से वापस आ सकता है, इसलिए त्रिशा ने भी अभय के शब्दों पर सिर हिला दिया। वह थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद घर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अभी बिल्डिंग से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट सुनी। हमें एक जरूरी अनाउंसमेंट करते हैं कि मिस त्रिशा, मिस्टर अभिमन्यु रायजादा ने 5 साल पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण चीज छोड़ी थी, लेकिन अभी तक उनके पास उनकी वह महत्वपूर्ण चीज नहीं पहुंची है। पर उन्हें उम्मीद है कि आप उसे जल्द से जल्द वापस कर देंगी। अगर मिस त्रिशा इस संदेश को प्राप्त करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मिस्टर अभिमन्यु रायजादा जल्द ही आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसे वापस ले लेंगे। इस अनाउंसमेंट ने त्रिशा को साफ आसमान में बिजली की तरह झकझोर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके घुटनों के बल बैठ गई। वह अपने आप को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। अनाउंसमेंट दूसरी बार दोहराई गई। त्रिशा पहले से ही डर से कांप रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया था। अभिमन्यु, उसने उसे देखा। वह जानता था कि वह हॉस्पिटल में है। हाँ, उसने जरूर उसे देख लिया होगा, तभी तो वह अनाउंसमेंट कर रहा है, वह भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। त्रिशा को लगा कि अब उसका अंत आ चुका है। हाँ, यह अंत ही था, वही अभय ने सोचा। उसका कंजूस पिता कितना चालाक है। पर अभय को अनाउंसमेंट से भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि उसकी माँ पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अभय ने त्रिशा को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप अचानक से नीचे कैसे गिर गई? त्रिशा ने कांपती आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हूँ। शायद मुझे थोड़ी और ज्यादा आराम की जरूरत है। उसने कई बार खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। अभय ने त्रिशा का हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि उसके हाथ बेहद ठंडे थे। उसने आह भरी। वह अपने चालाक कंजूस पिता को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दे सकता था। वह बहुत धोखेबाज इंसान था। अगर आज वह यहाँ नहीं होता तो उसकी माँ अभिमन्यु के इस अनाउंसमेंट के झांसे में आ सकती थी। अभय देख सकता था कि उसकी माँ तरीके से कांप रही थी। उसे त्रिशा को इस हाल में देखकर दुख हुआ। अभय ने मन में आह भरते हुए सोचा, उनकी माँ की बुद्धि का सामान्य स्तर भी उसके कंजूस पिता के आसपास भी नहीं था। ये पूरी तरह से एक तरफा क्यों था? अभय ने ऊपर देखा और मासूम आवाज में पूछा, माँ, वे जिस इंसान की तलाश कर रहे हैं वह त्रिशा है। उसका नाम आपके नाम से अलग है। त्रिशा ने तुरंत जवाब दिया, वह मैं नहीं हूँ। अभय ने आश्चर्य से कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि वह आप हो। त्रिशा को तभी एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर दिया है। वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शांत हो नहीं पा रही थी। त्रिशा ने अभय का हाथ पकड़ा और जल्दी से कहा, चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। लेकिन अभय ने त्रिशा को रोकते हुए कहा, मुझे शुरू में वह अंकल बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह अंकल बहुत दुष्ट है। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? त्रिशा ने थोड़ी हैरानी और जल्दबाजी के साथ पूछा। अभय ने अपना सिर झुकाया और कहा, क्योंकि उन अंकल को शंका है कि प्रिया आंटी शायद इस हॉस्पिटल में हो सकती है। हालांकि अंकल को पूरा यकीन अभी भी नहीं है। वह बास अपने शक को दूर करना चाहते हैं, इसलिए उसने जानबूझकर अस्पताल से अनाउंसमेंट करने को कहा। वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर वह उस पर विश्वास करती है तो वह सीधे जाल में फंस जाएगी। प्रिया त्रिशा का नया नाम जो उसने कोलकाता में रखा था। त्रिशा की आंखें चौड़ी हो गईं। अभिमन्यु को यकीन नहीं है। अगर उसे यकीन नहीं था
तो वह अनाउंसमेंट क्यों करेगा? अभय ने सिर हिलाया और त्रिशा का हाथ थाम लिया। फिर उसने त्रिशा को समझाते हुए कहा, वह केवल इसलिए अनाउंसमेंट कर रहा है क्योंकि उसे यकीन नहीं था। वह दिखावा कर रहा है कि उसे पता है कि वह व्यक्ति अस्पताल में है। मुझे लगता है कि यह रिवर्स साइकोलॉजी है। आगे क्या है, ये जानने के लिए पत्थर फेंकना या चेतावनी के रूप में जानबूझकर अपने स्ट्रेंथ दिखाना, जिससे सामने अगर कोई खतरा हो तो वह खुद ब खुद सामने आ जाएगा। इसी तरह है, यह किसी छुपे हुए इंसान को बाहर लाने का एक जाल मात्र हो सकता है। इसे ही हम रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। यह अनाउंसमेंट उस प्रिया आंटी को डराने की कोशिश के लिए ही था। अगर वह भागने की कोशिश करती है तो वह सीधे जाल में फंस जाएगी। बेशक अगर वह यूं ही शांत भी रही तो भी वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। इतना समझाने के बाद अभय ने त्रिशा की ओर ध्यान से देखा और उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने लगा, जहां उसे अभी भी डर के भाव दिखाई दे रहे थे। अभय ने गहरी सांस ली, फिर थोड़ी देर रुककर त्रिशा से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि अब हर एंट्रेंस और एग्जिट डोर पर बॉडीगार्ड्स लगे होंगे? हालांकि अभय त्रिशा से पूछ रहा था, पर अभय इनडायरेक्टली त्रिशा को बता रहा था कि आपको थोड़ा और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हर एक गेट पर बॉडीगार्ड्स का सख्त पहरा लगा होगा। अभय जहाँ तक अपने कंजूस पिता को समझ पाया था, उसके हिसाब से उसे यह भी विश्वास था कि अस्पताल के लगभग चारों तरफ उन पर नजर रखने के लिए कहा गया होगा। त्रिशा अभय का सवाल सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसने तो यह पहले सोचा ही नहीं था, लेकिन अब जब वह सोच पा रही थी तो उसे अभय की बात बिल्कुल सच लग रही थी। अभिमन्यु जैसे पावरफुल इंसान के लिए कुछ गॉड्स को पूरे शहर में फैला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर यह तो हॉस्पिटल के एंट्रेंस और एग्जिट डोर थे, यहाँ पर तो जरूर बॉडीगार्ड्स लगे होंगे। त्रिशा इस अनाउंसमेंट को सुनकर यहाँ से भागने का पूरा मन बना चुकी थी। अगर वह भाग्यशाली रही तो वह हॉस्पिटल से बाहर निकल सकती है। अगर वह हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब रही तो वह कोलकाता में और रुकने की हिम्मत नहीं करेगी। वह जितना हो सके उतनी दूर भाग जाएगी। पर क्या वह सच में अभिमन्यु से दूर भाग पाएगी? हालांकि त्रिशा को पता था कि जैसे ही वह किसी एरोप्लेन या फिर ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड यूज करेगी तो उसे अभिमन्यु तुरंत ही पकड़ लेगा, क्योंकि उसका आइडेंटिटी कार्ड अभी भी त्रिशा के नाम से बना था ना, कि उसके नए नाम प्रिया के नाम से। प्रिया तो केवल कोलकाता में रहते वक्त उसने उसे रख लिया था। यह नाम अभी भी गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं था। अभय ने त्रिशा की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, अगर आज त्रिशा अकेली होती तो जितनी उसकी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से वह उसके कंजूस पिता के चंगुल से बचकर कभी नहीं भाग पाती। उसका ये कंजूस पिता सच में एक लोमड़ी की तरह चालाक और दुष्ट था। लकीली उसकी माँ के पास उसका बेटा था। अभय ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। वह अचानक से खुद को एक बूढ़े पिता की भावना से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। अभय त्रिशा को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और आह भर दी। ये सब सच में कितना दबाव भरा है। उसे न केवल बुरे लोगों से सावधान रहना था, बल्कि उसे अपने पेरेंट्स के बीच के रिश्ते को भी संभालना था। एक छोटी सी नन्ही सी जान के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था। उसे लग रहा था कि यह सब सच में बहुत परेशानी भरा था। त्रिशा ने कुछ कदम उठाए। उसने अचानक अपने बेटे को अपने करीब खींच लिया। कोई एंट्रेंस पर है, हमें क्या करना चाहिए? अभय रुक गया और उसने अपनी नजरें उठाई और त्रिशा की तरफ देखकर पूछा, माँ, आप इतना डर क्यों रही हो? वे आपको नहीं ढूंढ रहे हैं, वह किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें अपना काम करने दो। त्रिशा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। क्या उसे वाकई अपने बेटे को बताना चाहिए था कि वह वही अनाउंसमेंट वाली लड़की है जिसे ढूंढा जा रहा था? अभय ने सोचा, भूल जाओ, मुझे अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहिए। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, हमें एंट्रेंस से नहीं जाना है। त्रिशा ने कहा, हाँ? अगर हम एंट्रेंस से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ से बाहर जाएंगे? चूंकि अभय ने पहले ही अभिमन्यु की साजिश को समझ लिया था, इसलिए वह अपनी माँ को उसके कंजूस पिता के जाल में फंसने नहीं देगा। वह अभिमन्यु के प्लान को इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देगा। उसके पास हॉस्पिटल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता था। हॉस्पिटल की दूसरी तरफ हॉस्पिटल की कुछ और बिल्डिंग बनाई जा रही थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें लगने वाले मटेरियल्स को इधर उधर ले जाने के लिए विशेष रूप से एक नया गेट बनाया था। अभय को यकीन था कि अभिमन्यु के बॉडीगार्ड्स को अभी इस नए निर्माण वाले बिल्डिंग की जानकारी नहीं होगी, इसलिए उन्हें उसे नए दरवाजे के बारे में भी नहीं पता होगा। मतलब उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखने वाला कोई नहीं था। अभय ने शांति से त्रिशा को अपने साथ लिया और उस दरवाजे से निकल गया।
अभय हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक नजर हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखता है और फिर मन ही मन कहता है, कंजूस डैडी, अगली बार जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। वही दूसरी तरफ राका अपना सर झुकाए हुए अभिमन्यु से बोला, सर आई एम सॉरी, हमने पूरे हॉस्पिटल की तलाशी ली, लेकिन हमें वैसी कोई लड़की नहीं मिली जिसके बारे में आपने हमें बताया था। हमने उसे हॉस्पिटल के एग्जिट्स डोर से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। बॉडीगार्ड ने घबराकर अभिमन्यु को सारी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद वह सर झुकाकर वहीं साइड पर खड़ा हो गए। अभिमन्यु ने अपने लिए एक कप में ब्लैक कॉफी निकाली। कॉफी काले कोयले जितनी काली थी। उसने अपने ब्लैक कॉफी की एक सिप ली और एक टक सामने लगी खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ है। अभिमन्यु ने सामने देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, आई डोंट केयर कि तुम लोगों ने कोशिश की या नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे किसी भी हाल में उस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए। छोटी सी छोटी डिटेल जो भी तुम लोगों को मिले, तुम लोग तुरंत आकर मुझे इन्फॉर्म करोगे, और इसमें मैं कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभिमन्यु ने पलटकर सामने खड़े बॉडीगार्ड की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर गंभीरता नहीं बल्कि कोल्डनेस झलक रही थी और उसके शब्द भी बिल्कुल ठंडे थे, और वह कोल्डनेस सामने खड़े बॉडीगार्ड्स भी अपने अंदर तक महसूस कर पा रहे थे। अभिमन्यु ने कभी भी अपनी सेंसेस पर शक नहीं किया। इन 5 सालों में उसने त्रिशा के हर एक एहसास को इतनी बार जी चुका था कि अब वह उसके एक हल्के एहसास से भी समझ सकता था कि त्रिशा उसके आसपास है या नहीं। इसीलिए उसे इस बार भी यकीन था कि उसे देखने वाली लड़की त्रिशा ही थी और उसे त्रिशा ही होनी चाहिए थी। अभिमन्यु ने इतने सालों में त्रिशा की तलाश करना कभी बंद नहीं किया था। इन 5 सालों में उसके पास एकमात्र सुराग वह ट्रेन टिकट था जो शायद त्रिशा ने पास्ट में खरीदा था। वह टिकट साउथ इंडिया के स्टेट केरल की थी, इसलिए अभिमन्यु ने साउथ इंडिया के शहरों की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन त्रिशा का कोई पता नहीं चला। वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। बॉडीगार्ड ने डर और हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, समझ गया बॉस। सर, वह बच्चा जिसने आपको डैडी कहा था और सुबह के वक्त आपके पास था, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मेरे पास उसका मेडिकल रिकॉर्ड है। अभिमन्यु ने भौहें सिकोड़ी। वह बच्चा भी चला गया। उसने मेडिकल रिकॉर्ड पर नजर डाली। उस पर साफ शब्दों में गार्जियन के नीचे मिस प्रिया के सिग्नेचर दिखाई दिया। प्रिया का नाम देखकर ना जाने क्यों अभिमन्यु को अपने मन में एक निराशा सी महसूस हुई, पर उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। आखिरकार वह बच्चा था तो एक अजनबी ही, फिर उसके लिए उसे इतनी भावनाएं क्यों महसूस हो रही थी। वह बच्चा जब से अभिमन्यु को मिला था वह उसे बहुत अपना सा महसूस हो रहा था, जैसे कि वह उसे काफी सालों से जानता हो, उस बच्चे के बहुत करीब रहा हो, और उसकी वह छोटी आंखें हर बार उसे उस बेवकूफ लड़की की याद दिलाती थीं। शायद इसी वजह से वह उस छोटे बच्चों से इतना अटैचमेंट महसूस कर पा रहा था। 2 दिन घर पर आराम करने के बाद आखिरकार त्रिशा ठीक हो गई थी। रेस्टोरेंट कई दिनों से बंद था। अगर वह जल्दी नहीं खोलती तो उसके सारे ग्राहक चले जाते। अभिमन्यु हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बिजनेस को ही देता है, इसलिए त्रिशा ने सबकॉन्शियसली मान लिया था कि अभिमन्यु पहले ही जा चुका है। वह कोलकाता में इतने दिन नहीं बिता सकता। यह जानते हुए कि वह हमेशा कितना व्यस्त रहता है, त्रिशा ने खुद को समझा लिया था कि वह जरूर चला ही गया होगा। दोपहर के समय खुशी, एक छोटी लड़की जिसे त्रिशा ने अपने रेस्टोरेंट में अपनी मदद के लिए रखा था, उसने त्रिशा से बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, सिस्टर त्रिशा, होम डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर है। यह एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन कस्टमर ने हमें इसे 1 घंटे के भीतर डिलीवर करने के लिए कहा है। त्रिशा ने ऑर्डर को देखा और कहा, आज बहुत सारे कस्टमर नहीं है, मैं खुद ऑर्डर डिलीवर कर सकती हूँ। उसने सारे खाने को बॉक्स में पैक किया और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से उन्हें डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ी। वह ऑर्डर पर बताए गए एड्रेस के अनुसार होटल की यूनिट के सामने पहुंची। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक सांवला लड़का बाहर आया। त्रिशा ने कहा, क्या आप मिस्टर राका हैं? यह रहा आपका ऑर्डर। उस आदमी ने बड़ी मुस्कान के साथ खाना लिया। तभी उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने त्रिशा के पीछे देखा और हकलाते हुए कहा, सीईओ रायजादा, आप वापस आ गए? सीईओ रायजादा। त्रिशा को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है, जैसे उसे पर बिजली गिर गई हो। क्या उसकी किस्मत वाकई इतनी खराब थी? शायद सीईओ रायजादा कोई और रायजादा हो। जरूरी नहीं कि हर एक रायजादा सरनाम का इंसान अभिमन्यु रायजादा ही हो। त्रिशा न चाहते हुए भी मन ही मन अपने आप को कोस रही थी।
मैंने आज इस डिलीवरी को देने का फैसला क्यों किया? भगवान, आपने मेरी किस्मत किस लेखनी से लिखी है कि कुछ भी करो मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अभिमन्यु ने कोल्ड नजरों से बॉडीगार्ड को देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैं वापस क्यों नहीं आ सकता? त्रिशा को लगा कि वह अचानक बर्फ के तहखाने में गिर गई है जब उसने अपने पीछे ठंडी आवाज सुनी। बेशक, वह इस आवाज को कैसे भूल सकती है? यह वही आवाज थी जो पिछले लगभग 5 सालों से हर रोज उसके सपनों में आकर उसे डराया करती थी। अभिमन्यु रायजादा, हाँ, ये उसी की आवाज थी। त्रिशा की आखिरी उम्मीद टुकड़ों में बिखर गई थी। उसे एक होल खोजकर उसके अंदर छिपने की इच्छा हो रही थी। आज मौसम भी कुछ खास अच्छा नहीं था। जब त्रिशा रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो बूंदाबांदी हो रही थी। उसने नीले रंग का रेनकोट पहना हुआ था और उसमें से पानी टप टप करके नीचे कालीन पर गिर रहा था। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। किसी ने एक भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उस जगह पर जानलेवा सन्नाटा छा चुका था। वहां केवल त्रिशा के रेनकोट से गिरते टप टप पानी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक से माहौल टेंस और ठंडा हो गया था। उन सभी को एक अजीब सी खौफ अपने शरीर में महसूस हो रहा था। त्रिशा अभी भी डिलीवरी बॉक्स पकड़े हुए थी। ऑन ऑर्डर लगभग 5 या 6 लोगों के लिए था। उसके हाथ में 1 दर्जन से ज्यादा डिलीवरी बॉक्स थे। वे काफी भारी थे। हालांकि फिर भी त्रिशा के हाथ आश्चर्यजनक रूप से स्टेबल थे। उसके हाथ एक भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। प्लास्टिक बैग के चारों ओर कसकर बंधे होने के कारण त्रिशा की कलाई में थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन अब वह दर्द महसूस नहीं कर पा रही थी। इस वक्त त्रिशा को अपने पीछे से एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि एक अदृश्य गहरी खाई उसके पास आ रही थी और वह उसे कुछ ही समय में निगल जाने वाली हो। क्या मुझे क्या करना चाहिए?